संजीव जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज़ लाई है। अब क्या हम इसको जो इन्होंने आरबीआई, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको किया और उसके तरीके से फिर उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को कैसे उन्होंने स्टर्लिंग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया और बाद में वो डॉलर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये लूट जो है इतनी विस्तारित हो गई कि आज किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उसमें छेड़खानी कर सके। और ट्रम्प जैसा व्यक्ति एक छोटे से कॉल से युद्ध कराना और युद्ध को रोकने की स्थिति में आ गया। इसको थोड़ा सा आप विस्तारित करें। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़ा गहन और विस्तार से बात करने वाला है, पर मैं टूक में बात करने की कोशिश करूंगा कि अंग्रेज़ों ने, आप इसका जवाब पार्ट्स में दे सकते हैं। जी, तो अंग्रेज़ों ने पहली बार जो पेपर करेंसी है वो भारत में 1857 के बाद इंट्रोड्यूस की। परंतु जो पेपर करेंसी थी वो एक टोकन के रूप में की थी कि ये सोने का लेन देन करने के लिए सुविधा रूप में टोकन एक रिसिप्ट है, भी रिसिप्ट देगो तो आपको सोने का एक सिक्का मिल जाएगा, इसलिए उसको रुपया कहा गया। रुपये का मतलब है चांदी का, 1 तोले का चांदी का सिक्का, उसको रुपया कहते हैं। पहले सोना कहेंगे ना। दोनों सिक्के, 2 तरह के सिक्के थे। एक है जो स्वदेशी, जो आंतरिक व्यापार था। 3 तरह का व्यापार की व्यवस्था थी भारत में, आदान प्रदान की। पहला गांव में मोटा वाटर सिस्टम था। तो आपको याद होगा सर कि जब आप बचपन थे तो आपने 1 पैसा देखा है, देखा है, बिल्कुल देखा 5 है, पैसा देखा है, टका देखा है, दमड़ी देखी है, काना देखा है, उसका भी मूल्य होता था, उसका क्या क्या आ जाता था, बहुत कुछ आ जाता था। यानी दुनिया में सबसे कम डिनोमिनेशन की करेंसी, उसका भी मूल्य था। ये हमारी समृद्धि की निशानी। अभी भी याद है जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था तो 10 पैसे में ढेर सारा गन्ने का वो आता था, गंडरू। 10 पैसे में आ जाता, इतना सारा, और वो भी बांटते थे, वो भी शेयर थे वो। अच्छा, तो 10 में से सबसे कम जो करेंसी है की है, उसका भी मूल्य है। ये भारत की समृद्धि की निशानी है या भारत के नहीं, समृद्धि की। यानी छोटे से छोटा आदमी भी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन आधारित अर्थव्यवस्था और उसमें से सरप्लस था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले उसकी जगह बोला कि करेंसी को अपने कंट्रोल में लिया, यानी पेपर को उसने इंट्रोड्यूस किया। और पेपर कौन छाप सकता है? केवल अंग्रेज। फिर उन्होंने क्या किया, 1890 में इंडिया की जो मेन करेंसी थी, तो पहला व्यापार गांव में था। एक्ट बनाया या कैसे? बहुत सारे एक्ट बनाए, मतलब उस एक्ट, उसका करेंसी एक्ट है। अच्छा, तो पहला करेंसी एक्ट कब लाया और उसमें कुछ बदलाव हुए होंगे? 1857 और 1860 में पहला करेंसी एक्ट लाया। वो सिर्फ और सिर्फ उनने ये सुनिश्चित करने के, लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि ये जो रुपया है ये केवल एक्सचेंज वैल्यू है, ये केवल और केवल एक टोकन है और केवल एक रिसिप्ट है। आप एक बैंक में दूसरे बैंक में जाएंगे तो आप सोना लेके जाएंगे, वो खो सकता है, लूटा जा सकता है। तो पैसा कागज लेके जाएंगे, वो लूटेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। तो यहाँ से हुंडी के रूप में उसको वहाँ से वहाँ लेके जाए, सुविधा के रूप में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पर ये हुंडी केवल सरकार करेगी, और सरकार ने पूरा वादा किया, मैं धारक को इतने रुपए देने का वायदा करता हूँ। एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, किसी भी बैंक में जाएंगे, किसी भी राज्य में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये आपको कैश में रुपया कन्वर्टिबल मिल जाएगा। 100% कन्वर्टिबिलिटी के साथ उन्होंने ये शुद्ध किया। वो रिप्रेजेंटेटिव मनी थी। 1860 में उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये मैं बीच में कह रहा था कि जो गाँव में जो था वो बहुत 90% वाटर था, 10% ही ट्रेड था, उसमें बहुत छोटी छोटी करेंसी के ऊपर। और वो ट्रेड भी कोई दूसरा करता था। वो आमतौर पे तो वाटर में चलते थे। पर गांव से बाहर मतलब शहर में जो वो जगत सेठ को जो देते थे, उसके एवज में जो पैसा मिलता था वो केवल वो ही ट्रेडिंग थी। वो ट्रेडिंग नहीं थी, वो गांव वाली ट्रेडिंग नहीं थी। वो गांव ने आपस में बांट दिया, ये तो हो गया, वहां से ट्रेडिंग वाटर हो गया। नहीं, लेकिन जो शहर में आया, नहीं तो उसको जैसे जो जगत सेठ जो खरीदता होगा तो उसके एवज में तो पैसा देता होगा ना जी। उसमें ऐसा था, जब मैंने जैसे कहा कि गाँव का ने अपने जरूरत का माल एक्सचेंज कर लिया, फिर 2-2 ढाई साल का स्टोर कर लिया, फिर गांव ने स्टोर कर लिया, उसके बाद जो सरप्लस बचा वो व्यापारी को बेचा। व्यापारी बेचता था शहर में, क्योंकि शहर क्या है कि जो गांव के एक्सेस प्रोडक्शन है उसको सर्कुलेट करने का माध्यम है। जो भी गांव में सरप्लस है, तो सरप्लस गांव में है, शहर से उसका सरप्लस को करता है, कंज्यूमर है उसका। फिर वहां से जो बच गया, इतना सरप्लस है, फिर वो विदेशों में जा रहा है। तो जो शहर में एक्सचेंज का जो मूल आधार है इंडिया के अंदर, वो चांदी का सिक्का है, जिसको बोलते 1 रुपया। रुपया मतलब चांदी का सिक्का। और जब वो विदेशों में जाता था तो वो सोने में होता, सोना। उसमें वो मोहर इस्तेमाल करते थे, वो भी 1 तोला वजन की
मोहर हुआ करती, तो मतलब 1 रुपया उसमें बाहर के लिए एक सोने का सिक्का, और विद इन इंडिया इट वाज चांदी का 1 रुपया। जी। मतलब तो तीनों नीचे से लेके ऊपर तक डिनोमिनेशन छोटे से छोटे होते जाते थे। हाँ। परचेजिंग पावर स्टेबल थी, सेम थी, सेम मतलब थी। सोने के इक्विवेलेंट ही थी जी, वो। और जिस दिन किसान ने फसल अच्छी हुई तो वो समृद्धि सब में इक्वल बंटती थी, राइट। उसमें से केवल बनिया तो या ये प्रोड्यूसर सब नहीं खाता एक इनफॉर्मल व्यवस्था थी कि इसका भी कुछ रिटन कोडिफाइड था? देखिए, रिटर्न जो कोडिफाई है, उस समय जो प्रशासन था, एक है केंद्रीय प्रशासन और एक है राजकीय प्रशासन। जो गांव का सारा प्रशासन है वो गांव सभा के हाथ में था, पंचायत के हाथ में नहीं, ग्राम सभा के साथ में। वहाँ कोई तो इलेक्शन ग्राम नहीं। सभा और पंचायत में क्या दोनों फर्क में है? अंतर है। ग्राम की जो आज भी जिसको हम ग्राम पंचायत कह रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह से चलती है। जैसे स्टेट में और सेंटर में इलेक्शन होते हैं, वहाँ गांव में इलेक्शन होते हैं। एक थोड़ा सा डेविएशन करें क्या? जी। हाउ डू यू सी, हालांकि इट इज नॉट रिलेटेड विद द पेरेंट सब्जेक्ट, बट जस्ट ए रिफ्लेक्स रिएक्शन फ्रॉम योर साइड, कि जो अभी वर्तमान सरकार ने उसे पार्टी बेस कर दिया, उसका आपने सामाजिक फैब्रिक्स में, और मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि भारत में के इतिहास में कभी दंगे नहीं हुए, ना हिंदू के ना मुस्लिम का सिख के। एक गांव में 18 जाति, 36 बिरादरी और 72 कलाओं के अलग अलग लोग रहे हैं, तो जातीय विभेद भारत में कभी इतिहास में देखने ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राम का जो प्रशासन था वो ग्राम सभा के ऊपर था। ग्राम सभा का मतलब ये है कि गांव का 18 साल के उम्र का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, और वहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक लिया जाएगा, सबकी सहमति से लिया जाएगा। न्याय की जो व्यवस्था है वो निःशुल्क रहेगी, शिक्षा निःशुल्क रहेगी, स्वास्थ्य निःशुल्क रहेगा, धर्म निःशुल्क रहेगा, और सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहाँ के गांव के समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गांव की व्यवस्था थी। उसमें राजा का कोई दखल, पार्टी का कोई दखल, आइडियोलॉजी का कोई दखल, धर्म का कोई दखल, संप्रदाय का कोई दखल नहीं था। एक गांव अपने आप में आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, ट्रेड के रूप में, रिलीजन के रूप में, धर्म के रूप में पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई थी, जिसका बाहर से कोई प्रभाव नहीं था। जो ग्राम गणतंत्र कहते हैं, जो बाद में गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी के ग्राम गणतंत्र में और ये जो आपने अभी ग्राम गणतंत्र बताया, इसमें भी कोई फर्क देखते हैं? नहीं, ये लगभग एक ही बत्ता है, क्योंकि गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो अपनी ही कल्चरल मेमोरी को रिकॉल करते हुए आज के संदर्भों में उसको पुनः प्रभाषित कर रहे हैं, और ये भारत के लिए तो नई मतलब देखा जाए तो गांधी जी ने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने पुरानी बात को ही पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास किया। गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी ने यहाँ की जो कल्चरल वैल्यूज थी, कॉमन कल्चरल वैल्यू थी, जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस में थी, सिद्धांत में, ग्रंथों में, कानून में लिखी नहीं गई, और जो लिखने से कानून मैनिपुलेबल हो जाते, व्यवहार में, कन्वेंशन में, व्यवस्था में, व्यवहार में जो कानून है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा जीवंत होते हैं, ज़्यादा इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। उनको उनका कोई लिखने से, क्योंकि जिसने लिखा वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो जो सत्ता है वो गांव से निकल के लिखने वाले से, फिर उसको इंटरप्रेट करने वाले के, फिर उसको रीराइट करने वाले। आप ना रीराइट कर सकते हो, ना आप लिख सकते हो, ना आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ना आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो आपका जो न्याय है, आपका जो कानून है, वो आपके हाथ से निकल जाता है जब तक अलिखित रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात आपने